वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसको रेफर करता है? ये एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को रेफर करता है इन द इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि कितना टोटल हमारा एग्रीगेट कितना कंजप्शन पर खर्चा हुआ, उसे कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया गया कंजप्शन पर, प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजप्शन पर खर्चा किया गया, प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जैसे हमारे एनजीओज हो गए, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एंड अदर्स। ठीक है, तो इन पर जो खर्चा किया जाता है वो सारा कहलाता है हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जब हमें एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को क्या कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसको शो करता है? इन्वेस्टमेंट हमारा शो करता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को, यानी कि कैपिटल का किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, पूंजी का किस तरह से हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं, किस तरह से, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस उस प्रोसेस को शो करता है जो इंक्रीज करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि हमारे पास कैपिटल का एक स्टॉक रखा हुआ है, अब उस कैपिटल के स्टॉक को क्या करना, इंक्रीज करना, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल के स्टॉक में चेंज आना क्या कहलाता है? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है उसे वो क्या होता है, वो शो करता है चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि जब कैपिटल के स्टॉक में चेंज आता है तो उसे कहा जाता है हम अपना कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट के टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको शो करता है? ये इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जब फिक्स्ड हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जब उन फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हमारा फिक्स्ड एसेट का स्टॉक इंक्रीज होता है, किसका है भाई? फिक्स्ड एसेट मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का होगा। तो जब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में जब प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स जो होता है उसका स्टॉक इंक्रीज होता है तो उसे कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं, मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बिगिनिंग में मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए हम 2017 के बिगिनिंग में एक प्रोड्यूसर है स्टॉक ऑफ 8 मशीन्स। अब 2017 के स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स का स्टॉक था और 2017 के एंड तक आते आते उसके पास जो मशीन का स्टॉक था वो इंक्रीज होके हो गया 10 मशीन्स। ठीक है, तो देन इसका मतलब क्या है कि उसके पास 2 मशीन्स के जो स्टॉक था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना। मतलब पहले कितना था उसके पास? 8 था, उसके बाद उसके पास कितना हो गया? 10 हो गया। तो यानी कि 2 मशीन्स उसके पास बढ़ गई। तो वो इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो फिक्स एसेट था वो कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2017 में, तो उसे कहा जाता है अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कहता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक। कहता है अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने पास कुछ स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, जिसमें अपने पास आते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं? अनसोल्ड गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो अभी बेचे नहीं गए हैं, अनसोल्ड है। नेक्स्ट सेकंड आता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, यानी कि जिनका भी काम पूरा नहीं हो पाया है, जो अच्छे से नहीं बन पाए हैं, जिनका भी प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्शन का।
और थर्ड इसमें अपने पास आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। कहता है इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको इन्वेंट्री स्टॉक कहा जाता है, जो प्रोड्यूसर अपने पास होल्ड करके रखता है। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब कहते हैं अब उस ईयर के दौरान इन्वेंट्री स्टॉक में जितना चेंज आता है या इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज आया उसे कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। उसे प्रोड्यूसर्स का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इन स्टॉक में जो चेंज, ये जो मैंने आपको स्टॉक बताई तीन, इनमें जो चेंज आएगा ड्यूरिंग द ईयर के दौरान उसे कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। उसके बाद हमारे पास एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट एक हमारे पास कंसेप्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है ना वो दो टाइप्स का पाया जाता है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। जब हम डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक की बात करते हैं तो डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक कौन सा होता है, कहते हैं ये रेफर करते हैं प्लान इन्वेंट्री स्टॉक को, यानी कि वो इन्वेंट्री स्टॉक जो पहले से प्लान्ड है। ये मेंटेन करता है किसको, प्रोड्यूसर्स टू मीट द फ्यूचर डिमांड, यानी कि ये मेंटेन करता है प्रोड्यूसर्स के फ्यूचर की डिमांड को, कि किस तरह से फ्यूचर की डिमांड जो होगी वो प्रोड्यूसर्स की किस तरह से मेंटेन होगी, क्योंकि वो प्लान्ड है, मतलब प्लान उसका इन्वेंट्री स्टॉक पहले से प्लान्ड है कि किस तरह से उसको डिमांड अपनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। अब डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक क्या है, कहते हैं ये रेफर करता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक को, यानी कि वो इन्वेंट्री स्टॉक का प्लान जो कैसा है, जो क्या है अनप्लान्ड है, यानी कि जो पहले से प्लान्ड नहीं है। अब यहाँ पे अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक से क्या है, यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं हमें कि कई बार क्या होता है जो प्रोड्यूसर्स होती हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फ्यूचर में डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है वो लीड्स टू लॉस, वो लॉस में चला जाता है। ठीक है, यानी कि उसको वो किस में चला जाता है, वो लॉस में चला जाता है, तो उसे कहा जाता है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट को हम एक डिफरेंस से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट की। ग्रोस इन्वेस्टमेंट किसको क्या है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहता है कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है किसके ऊपर, परचेजिंग ऑफ न्यू एसेट्स, भाई नए एसेट्स को खरीदने के लिए जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है, एक तो उसको इंक्लूड किया जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और सेकंड इसमें क्या आता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। कई बार क्या होता है कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसे प्रोड्यूसर क्या करता है, रिप्लेस करता है, यानी कि भाई इसकी जगह वो दूसरा जो एसेट्स होते हैं या जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेता है, तो उनको वो रिप्लेस करता है ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे कहा जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। यानी कि दो ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं। पहला तो इसमें कौन सा खर्चा इंक्लूड होता है, जो प्रोड्यूसर्स नए एसेट्स को परचेज करता है, और दूसरा कौन सा होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हमारे पास है उनको क्या करना, रिप्लेस करना, उसे कहा जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड अपने पास आता है और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में किसको इंक्लूड किया जाता है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखो जो प्रोड्यूसर होता है वो रिप्लेसमेंट कब करता है एसेट्स की, जब उसके अंदर डेप्रिसिएशन आ जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि जो अपने पास एसेट्स है कई बार क्या होता है उसमें टूट फूट हो जाती है या कोई एक्सीडेंटल भाई उसके अंदर डैमेज हो जाता है या कोई भी उसमें जो मशीनी जो प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड हम करते हैं, जो हमने रिप्लेस किया उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के अंदर जो हमने नेट एडिशन किया है ना उसको हम इसके अंदर शो नहीं करते। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये ध्यान रखना है, नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर केवल हम जो न्यू एसेट्स को परचेज करते हैं केवल उसी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, भाई नए एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है केवल उसी को नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेकंड,
पॉइंट आता है इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। कॉमन सी बात है, जब हम रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कहते हैं इसके अंदर जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके कैपिटल स्टॉक को इसके अंदर हम ऐड करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रोथ, जब हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, और जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो डेप्रिसिएशन को उसके अंदर माइनस किया जाता है। ये हमारा जो डेप्रिसिएशन प्लस करना और माइनस करना है, ये हमारे पास मेनली न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं नेशनल इनकम की, जब मैं आपको करवाऊंगी तब बताऊंगी, तो उसके अंदर इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस होता है और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन अपना माइनस होता है। नेक्स्ट है ये कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कहते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू में कई बार क्या हो जाता है, लॉस आ जाता है। अब लॉस आने का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे लॉस आने का मतलब है नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब जो नॉर्मल अपनी जो टूट फूट होती है वो हो जाए मान लो किसी एसेट के अंदर। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, कहते हैं कई बार कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, या हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। और एक आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उनकी जो वैल्यू, इनमें कमी आने की वजह से, इनके लॉस की वजह से फिक्स्ड वैल्यू में जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस आ जाता है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब इसके अंदर भी हम एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे। कहते हैं इसमें हम डिफरेंस करेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहते हैं जब हमारे पास फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब किसकी वजह से वो कम होती है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। कहते हैं कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से या फिर डिमांड में चेंज आने की वजह से क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। सेकंड पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने अभी पढ़ा कि ये किसका पार्ट होता है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और इसे किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, इसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना एक फंड होता है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट पर क्या किया जाता है, मेनली फोकस किया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है कि जब कई बार हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लॉस आ जाता है, तो हम उनको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एक तरह का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। डेप्रिसिएशन को जो क्या करता है, रिजर्व करता है, उसका एक फंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस भी यही होता है कि जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, लेकिन इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस से डिफरेंट होता है। अनएक्सपेक्टेड के अंदर बोलने से पता चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी कोई संभावना, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी हमें पता ही ना हो कि ऐसा हो जाएगा। जैसे कि न्यू नेचुरल कैलामिटीज, कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जिसका हमें नहीं पता होता, ये अनएक्सपेक्टेड होती है। या फिर कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, एकदम से मंदी आ जाए, एकदम से तेजी आ जाए, उनकी वजह से भी कई बार क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहते हैं ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, बल्कि इसको हम किससे लेकर चलते हैं, इसको हम मेनली लेकर चलते हैं कैपिटल लॉस से, कि भी जो हमारी कैपिटल है उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस। और कहता है इसके अंदर तो क्या होता है, इसमें जो इसको किससे मैनेज किया जाता है, इसको इंश्योरेंस से मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो अनएक्सपेक्टेड, इसमें मेनली क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस से ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। अब हम इसको भी एक डिफरेंस से समझेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टॉक का। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं स्टॉक जो होता है, बोलने से पता चल रहा है जो स्टॉक है, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू को दिखाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं उसे कहा जाता है स्टॉक। सेकंड पॉइंट, स्टॉक इज नो टाइम डायमेंशियल। कहते हैं स्टॉक जो होता है वो कोई टाइम डायमेंशियल नहीं होता। ये किसको दिखाता है, मतलब एक टाइम पर टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, ठीक है। इसको मेजर करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से।
नेक्स्ट आता है स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो। कहते हैं जो स्टॉक होता है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है, यानी कि ये कहते हैं कैपिटल का स्टॉक जितना ज्यादा होगा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना जितना कैपिटल का स्टॉक बढ़ता जाएगा तो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होगा वो भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है ये फ्लो। फ्लो रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कहते हैं फ्लो जो होता है वो किसको दिखाता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर हम मेनली पीरियड ऑफ टाइम को लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई 50 डेज 20 डेज, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। फ्लो इज अ टाइम डायमेंशनल। कहते हैं फ्लो जो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है, यानी कि इसको हम किससे मेजर करते हैं, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। ठीक है, ये पीरियड को लेकर चलता है कि 2 मंथ्स का पीरियड है, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 1 ईयर का, 7 ईयर का। ठीक है, तो इसको हम किससे मेजर करते हैं, पर आवर, मंथ और पर ईयर से। नेक्स्ट आता है फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। कहते हैं जो फ्लो होता है वो किसको इम्पैक्ट करता है, वो स्टॉक के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। कहते हैं जितना ज्यादा इनकम का फ्लो बढ़ेगा तो जो वेल्थ का जो स्टॉक होगा, पीपल की, लोगों की जो वेल्थ का स्टॉक होगा वो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं इसको भी एक ना हमें एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो जो स्टॉक और फ्लो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टॉक डिपेंड करता है फ्लो के ऊपर, फ्लो डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो फ्लो और स्टॉक जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट आपके पास एक कंसेप्ट आता है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करते हैं तो मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, भाई कंज्यूमर की गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें कंज्यूमर जो या फिर हम कह सकते हैं हाउस होल्ड जो होता है वो ओनर होता है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसके अंदर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है इसमें इंक्लूड किसको किया जाता है, भी जो हमारी वेलफेयर एजेंसीज होती हैं। गवर्नमेंट जो होती है एज अ प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी की तरह भी काम करती है, जिसके अंदर कुछ लॉज, ऑर्डर्स, जो हमारे वैल्यूज होती है उनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर कौन सा होता है, कहते हैं वो सभी एक्टिविटीज जो इंक्लूड होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो सभी एक्टिविटीज इसमें क्या आती है, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है भाई, इंटरसेक्टरल फ्लो जो होता है ये किसको दिखाता है, ये कहते हैं ईच सेक्टर जो होता है, हर सेक्टर जो होता है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होता है। हर सेक्टर जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। इसे इंटरसेक्टर, इंटरडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरसेक्टर फ्लो मतलब इंटरसेक्टर, एक दूसरे से सभी सेक्टर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो रियल फ्लो जो होता है वो कौन सा फ्लो होता है, ये वो फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को शो करता है। जब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उसे कहा जाता है रियल फ्लो। सेकंड आता है मनी फ्लो। जब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में मनी का फ्लो होता है, मतलब जब मनी को फ्लो किया जाता है, जब मनी का फ्लो होता है उसे कहा जाता है मनी फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है, लास्ट कंसेप्ट है हमारा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। कहते हैं मनी का सर्कुलर फ्लो, इसे इंटरसेक्टरल फ्लो भी कहा जाता है। अब कहते हैं सर्कुलर फ्लो जो होता है मनी का, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। क्यों स्टॉप नहीं होता, कहते हैं डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स नेवर स्टॉप। कहते हैं कि फैक्टर सर्विसेज की जो डिमांड होती है, जब जो प्रोड्यूसर्स फैक्टर सर्विसेज की डिमांड करता है वो कभी स्टॉप नहीं होगी। कंज्यूमर गुड सर्विसेज की डिमांड करेगा वो कभी स्टॉप नहीं होगी। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो जो होता है मनी का, प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। क्यों, क्योंकि कंजप्शन नेवर स्टॉप एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नेवर स्टॉप। क्योंकि कंजप्शन भी कभी स्टॉप नहीं होगा और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो भी कभी स्टॉप नहीं होगा।